नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रसायन चिकित्सा को लेकर। रसायन आयुर्वेद का एक अष्ट अंग जो काय बाल ग्रह उद्वाग शल्य दृष्टा जरा और वृषा। तो इसमें जो जरा शास्त्र रसायन यसायन जो है, रसायन का मुख्य उद्देश्य होता है यथ जरा विध्वंसनम तत् रसायनम। जरा का विध्वंस करने वाला जो एक औषधि प्रक्रिया है जिसको हम लोग सेवन करते हैं, इसी को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि रसायन ये केवल लाइक ठंडी के दिन आ गए तो रसायन का सेवन करना है। हमारे लिए कई लोगों को मैंने देखा है कि ठंडी के दिन आते हैं तो च्यवनप्राश का सेवन कर दिया, बस रसायन हो गया। बट रसायन का अगर हम लोग शास्त्रोक्त विचार करेंगे, आचार्य चरक ने जिस प्रकार से रसायन विधि का वर्णन किया है वो इतनी विस्तारित रूप से अलग अलग रूप से इसका वर्णन किया है। और रसायन ये आयुर्वेद की एक अद्भुत शक्ति है। कोरोना पीरियड के बाद शायद सभी ने और कोरोना के दौरान भी कई लोगों ने इम्यूनिटी के लिए रसायन के लिए कई प्रकार के योग का और अलग अलग प्रकार के फॉर्मुलेशंस का प्रयोग किया। और ये जाकर फिर थोड़ा सा लोगों के मन में आ गया कि रसायन ही एक अलग चिकित्सा पद्धति है। रसायन चिकित्सा विच इज अ पार्ट ऑफ जरा चिकित्सा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट में आपको थेरोटिकल पार्ट रसायन का बता दूंगी, लाइक रसायन के प्रकार वगैरह क्या है इसके बारे में। फिर एक्चुअली में हम लोगों को आयु के अनुसार किस प्रकार से रसायन का विकास और विचार करना चाहिए इसको लेकर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले रसायन चिकित्सा के जो मेन टाइप्स है, लाइक द्रव्य चिकित्सा, अद्रव्य रसायन, द्रव्य रसायन, फिर लाइक वातातपिक रसायन, फिर कुटी प्रावेशिक रसायन, अलग अलग टाइप से इसको ये किया गया है। रसायन काम कैसे करता है? रसायन ये जाकर कहीं ना कहीं एक इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर एनहांसर का काम करता है। रसायन का काम कैसे होता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी आहार हो या कोई भी औषधि का हम लोग सेवन करते हैं तो उसका पहले स्थूल पचन हो जाता है। स्थूल पचन के पश्चात इससे आहार रस बनता है और यही आहार रस जाकर विशिष्ट धातुओं के स्रोत में जाकर उसके धात्वाग्नि के द्वारा वहां पर उसका परिवर्तन होकर धातु का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं धातु का जो परिणमन होना है, धातु जो बनते हैं, इसके लिए रसायन औषधि द्रव्य जो है उसका अच्छे से डाइजेशन होना जरूरी है। तो रसायन कब करे, कैसे करे, इसको भी मैं बताऊंगी। बट जस्ट रसायन का इफेक्ट क्या होगा तो इम्यूनिटी के लिए। अभी इम्यूनिटी में जैसे इम्यूनिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वैदिक क्षमत्व नाम व्याधि बल विरोधित्व व्याधि उत्पादकम प्रतिबंधकत्व, यानी व्याधि का निर्माण और व्याधि के बल का विरोध करने की क्षमता हमारे शरीर के धातुओं में हो। तो धातु का बल यानी एक प्रकार से हमारा इम्यूनिटी, ना केवल धातु का बल बट हमारे शरीर में किसी भी रोग का उत्पादन ना हो, एवं अगर रोग हो गया तो इसको प्रतिकार करने की जो क्षमता होती है, तो ये दोनों प्रकार की क्षमताओं को हमें डेवलप करना है। बल क्या है? बलो व्यायाम शक्तिया परीक्षित। बल का परीक्षण आचार्य व्यायाम करने से बताते। कुछ लोग दिखने में हट्टे कट्टे दिखते हैं बट व्यायाम नहीं कर पाते, इसका मतलब इनका बल कम है। तो बल के आयुर्वेद में सहज, कालज और युक्तिकृत ऐसे 3 प्रकार बताए गए हैं। सहज बल जो हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि नेचुरल होता है। कालज बल जो कि काल के अनुरूप यानी विसर्ग काल आदान काल के अनुरूप हमें नेचुरली मिलता है। लेकिन विसर्ग काल में हमारी शक्ति अच्छी होती है, अग्नि अच्छी होती है और ऋतु का परिणाम स्वरूप हमारे शरीर का बल भी अच्छा होता है। बट जैसे जैसे आदान काल आता है वैसे वैसे बल का ह्रास होता है। सो सहज, कालज और युक्तिकृत आहार विहार व्यायाम औषध, इन सभी से इम्यूनाइजेशन से जो हम लोग साथ में करते हैं, इसी को कृत्रिम और लाइक युक्ति पूर्वक जो हमने प्राप्त किया है, इस प्रकार का ये बल होता है। तो बल का रसायन का संबंध यानी इम्यूनिटी यानी एक प्रकार से वैदिक क्षमत्व। वैदिक क्षमत्व क्या है? तो धातु का अच्छा बल। धातु का बल कितना अच्छा, कैसे, उसका क्या हम लोग पैरामीटर्स यूज करेंगे? तो जो धातु, जैसे मैंने अभी बताया कि व्याधि का अवरोध करे, व्याधि ना होने दे और अगर व्याधि हो भी गया तो उसको प्रतिकार करे, ऐसे अगर धातु शरीर में है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य होता है, कई लोग एंटी एजिंग, हर कोई चाहता है कि लाइक हम ताजा तवाना रहे, हम लोग तरोताजा रहे और हमारी आयु उम्र ना दिखे, हम लोग चिर तरुण रहे, चिर यौवन
ये सभी को प्राप्त नहीं होता है। कुछ लोग, कई बार हमने देखे कि हम उनकी एज पूछते तो हमें आश्चर्य लगता है कि अरे ये तो इतना आयु वाला है बट वो दिखता नहीं। दिखता नहीं मतलब इसके शरीर के धातु की अवस्था अच्छी है, और ये शरीर की धातु का अवस्था अगर अच्छी होगी, धातु की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसकी कार्यक्षमता अगर अच्छी होगी, तो वो हमारे शरीर के हर अंग अवयव पर, यानी हमारी त्वचा है, हमारे बाल है, शरीर के सभी अंग प्रत्यंग पर ये धातु की अवस्था का परिणाम दिखेगा, जिसके साथ हमारी आयु नहीं दिखेगी। आयु का विभाजन आचार्य चरक ने किया है, जैसे कि बाल्यावस्था, तरुण वयावस्था और वृद्धावस्था। एवरेजली सभी आचार्यों ने मिलकुल मिलाकर 65 to 70 के बाद वाली जो आयु है, इसको उन्होंने वृद्धावस्था बताया है। बट आज हम लोग देखते हैं कि 40-50 की उम्र में ही कई बार कुछ एजिंग के मार्क्स आ जाते हैं। एजिंग ये तो नेचुरल प्रोसेस है, एंड हियर अकॉर्डिंग टू द दोषा, एज डोमिनेशन के लिए, एजिंग चेंजेस के लिए पित्ता इज रिस्पॉन्सिबल, और इसीलिए पित्त प्रकृति के लोगों में आयु जल्दी दिखती है, और एजिंग का जो पैटर्न है, एज बढ़ना और एजिंग की जो लक्षण है वो जल्दी ही दिखने लग जाते हैं। सो एंटी एजिंग, यानी यहाँ पर हमें लाइक एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करना है। एजिंग को हम लोग रोक नहीं सकते। दुनिया में कोई भी औषध, कोई भी दवा ऐसी नहीं है कि जिसके साथ हम लोग आयु को थम सकते हैं या एज नहीं बढ़ा सकते। आयु तो बढ़ने वाली है, इसके साथ साथ धातु की क्षमता में कभी आने वाली है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा हमारे आहार विहार, कुछ व्यायाम के साथ धातु की जो एजिंग प्रोसेस है, उसमें जो भी जिस प्रकार से डिजनरेटिव चेंजेस होने हैं, वो अगर हम लोग उसको थोड़ा सा स्थिर कर दे, उसको थोड़ा सा स्टेबल कर दे, स्लो कर दे ये प्रोसेस, तो बस यही उद्देश्य है। जैसे कि आमतौर पर पित्त प्रकृति में ये एजिंग की प्रक्रिया जल्दी जल्दी होती है। एजिंग यानी डिजनरेशन ऑफ धातु, डिजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उष्ण तीक्ष्ण रोग, और पित्त प्रकृति या पित्त दोष में उष्ण तीक्ष्णता होती है, जो कि पित्त प्रकृति में जल्दी हो जाती है। कफ में स्निग्धता है, शीतता है, तो नॉर्मली कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं उनमें एजिंग जल्दी दिखती नहीं है। वायु में मध्यम प्रकार से धातुओं का ह्रास होता है, और वैसे भी वात प्रकृति के लोग दुर्बल एवं में ऑलरेडी कुपचित या अपचित शरीर या दुर्बलता, कृशता उनमें होती ही है। सो रसायन इज वन ऑफ एंटी एजिंग थेरेपी, जिसके साथ आपको अभी एजिंग थेरेपी यानी आपके धातु का बल अच्छा होना, खास करके सभी जो रस, रक्त, मांस, मेदा, शुक्र तक के जो धातु है, इनकी अच्छी अवस्था इसमें हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें लाइक प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर यानी अगर आपके धातु का बल अच्छा होगा, जो धातु आपके शरीर का जितना बलवान होगा, उतने ही आपको उस धातु के विकार होने की संभावना कम होती है। इसको हमारी भाषा में हम लोग, आयुर्वेदीय भाषा में धातु सारता कहते हैं। विशुद्धतरो धातु सारता उच्यते, यानी धातु की विशुद्धतर अवस्था। शरीर, सभी के शरीर में सभी 7 धातु होते हैं, काम करते हैं, प्रीणनम जीवनम, बट कुछ लोग जो होते हैं उत्तम धातु सार वाले हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ, ज्यादा क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। जैसे रक्त धातु सारता का उदाहरण हम लोग देखते हैं, तो रक्त धातु सार के व्यक्ति जो है 4, 10, 15 लोगों में उठकर दिखते हैं। ऐसे बोलते हैं हम लोग मराठी में कि अगर हमने ताम्र का जो घड़ा होता है ना, तांबे का जो बर्तन होता है, इसको हमने अच्छे से पीताम्बरी से घास फूस कर दिया, और जब वो चमकता है कितना सुंदर, और एकदम ताम्र कलर वाला, रेडिश कॉपर कलर का वो दिखता है, वो जो बर्तन होता है। इसी प्रकार से रक्त धातु अगर उत्तम गुण वाला, उत्तम बल वाला, शक्तिशाली होगा, तो उस व्यक्ति का चेहरा, नाक, नक्ष, कर्ण, अक्षि, मुख, जिह्वा, नासा, ओष्ठ, पानी, पादतल, नख, ललाट, सभी अवयव उसके एकदम से शुद्ध यानी सुंदर दिखने वाले, शोभिवंत, भ्राजिष्णु, चमकदार, तेज युक्त, कांति युक्त दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रक्त धातु की उत्तमता है, गुणवत्ता है। अभी जिस व्यक्ति के शरीर में ये रक्त धातु इतना बलवान है, जो कि अवयवों तक उसकी बलवानता, उसकी गुण का प्रभाव निकलता है, तो उस धातु के वैधि बल उसको कितने होंगे, कम मात्रा में होंगे। यानी जो धातु आपका बलवान होगा, उस धातु की विकृतियां कम होगी, और अगर हो भी गई तो वो जल्दी ही उसमें हम लोगों को आराम मिलेगा, या जल्दी हम लोग उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन, इसके लिए प्रिवेंटिव केयर के रूप में आपको लगता है कि मुझे बार बार कुछ खांसी की शिकायत होती है, मुझे बार बार कुछ ये दर्द होता है, तो लाइक आपको बार बार खांसी, कफ, कोल्ड की शिकायत है, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं जो प्राणव स्रोतस है वो थोड़ा सा लाइक उसकी इम्यूनिटी कम है, या प्राणव स्रोतस में कई ख वैगुण्य है, यत्र संगह ख वैगुण्यात व्याधि उपजायते। जहां जो अवयव आपके शरीर का कमकुवत है, कमजोर है, वहां पर जाकर ही दोष आश्रित होंगे, और फिर रिपीटेडली कफ होगा। तो आपको क्या करना है, उस अवयव का,
वहां का धातु का आपको बल बढ़ाना है। तो इसीलिए प्रिवेंटिव केयर, यानी आपने अपनी प्रकृति को, धातुसार को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया, तो आगे चलकर आपको ये प्रिवेंटिव केयर के रूप में भी रसायन का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइक डिसीज मॉडिफायर्स। अभी डिसीज को लेकर हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे कि कौन से डिसीज में कौन से प्रकार का रसायन अगर हम लोग देते हैं तो काफी प्रभावशाली होता है। रसायन लाइक मॉडर्न एलोपैथी डॉक्टर्स जो होते हैं वो कुछ ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ विटामिन की टैबलेट लिख देते हैं, वैसे ही हम लोग भी, बट हमारा कंसेप्ट अलग होगा। हम लोग व्याधि के ट्रीटमेंट के साथ रसायन कम देते हैं। हम लोग व्याधि का पूरा रिकवर हो जाने के बाद, व्याधि के लक्षण कम हो जाने के बाद उसकी अग्नि को ठीक करके थोड़ा हल्का सा शोधन देकर अगर रसायन देते हैं तो इसका इफेक्ट अच्छा, परिणाम अच्छे मिल जाते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन जो होते हैं, और लाइक इसमें किस प्रकार के औषधि द्रव्यों का उपयोग हमें करना होगा। रसायन चिकित्सा ये मुख्य रूप से हमारे शरीर की धातु यानी टिश्यूज को रिकवर, रिजनरेशन के रूप में, रिजोनेट करने के लिए स्ट्रेंथ के रूप में ये काम करती है। नेक्स्ट है रसायन से आयु बढ़ती है, दीर्घायु, स्मृति, बल, इंद्रिय की क्षमता, कितने सारे अनगिनत इस रसायन के फायदे हमें दिखते हैं। नेक्स्ट है ये रसायन लाइक ना केवल ये मेडिसिन के रूप में है, बट इसके अलग अलग टाइप के रसायन बताए गए हैं, लाइक द्रव्य, अद्रव्य, फिर मैंने वातात्विक, कुटी, प्रावेशिक वगैरह भी बता दिया। यत् जरा विध्वंसनम तत् रसायनम, जो कि जरा का नाश करता है, ये एक प्रकार से रसायन हो गया। सो रसायन के थ्योरेटिकल पार्ट पर हम लोग ज्यादा नहीं बात करेंगे, बट लाइक जो अलग अलग आचार्यों ने रसायन के रूप बताए, लाइक भाव प्रकाश ने जिस प्रकार से बताया है कि वो एक रूप से एजिंग को डिले करता है, डिसीज को क्योर करेगा और लॉन्गेविटी देता है, आय के लिए, आंखों के लिए भी, आयु की शक्ति बढ़ाने के लिए भी, और एफ्रोडोसिक भी होता है। रसायन के साथ साथ कई द्रव्य ऐसे होते हैं कि जो वाजीकरण का भी कार्य करते हैं और हमारी धातु को नरिशिंग करने वाले, बल प्रमोट करने वाले, और गुड इंटेलेक्चुअल यानी स्मृति, बुद्धि का विकास करने वाले, यंग यानी यूथफुलनेस, युवा अवस्था को बरकरार रखने वाले, ऐसे सभी प्रकार के जो द्रव्य, इन सभी को हम लोग रसायन के रूप में ले सकते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट रसायन फॉर्मुलेशंस और रसायन कब देना चाहिए, रसायन देने के लिए योग्य ये क्या है। रसायन तो वैसे किसी भी आयु में हम लोग दे सकते हैं, रसायन की कोई ये नहीं है। लाइक वाजीकरण के लिए बताया गया है कि आफ्टर द 18 ईयर्स के बाद और 70 की उम्र तक ही रसायन का प्रयोग करना है, वाजीकरण का प्रयोग करना है, उसके बाद हम लोग वाजीकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं। बट लाइक हम लोग तो रसायन तो कहीं भी किसी भी आयु में दिया जा सकता है, जहां पर भी आपको लगता है कि धातु कमकुवत है, कमजोर है, वहां पर भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रसायन फॉर्मुलेशन, आप कभी रसायन जो होगा ना, वो कुछ भी, कोई भी जो हम लोग खाने पाने की चीजें है वो भी रसायन के रूप में काम कर सकते हैं। बेसिकली लाइक मिल्क है, दूध है, शहद है, घी है और ठंडा पानी है, ये भी एक रूप से शीतोक्रादि रसायन करके इसका भी उल्लेख दिया गया, यानी ये भी एक रसायन के रूप में माने गए हैं। हम विस्तारित रूप से इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि रसायन किस आयु में किस प्रकार से इसको देना चाहिए, कुछ कल्पों का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर सबसे पहले तो लाइक मुझे लगता है कि हम लोग आयु के अनुरूप जो रसायन बताए गए हैं उसको मैं बता देती हूँ कि कौन से आयु में किस प्रकार के रसायन का हमें प्रयोग करना चाहिए, जिसका इफेक्ट काफी हमें मिल जाता है। 1 से 10 साल के बच्चों के लिए हम लोग अगर 1 से 2 लाइक 1 to 2 जस्ट पिंच ऑफ वचा चूर्ण और शहद के साथ इसको चटाने से, देखिए बाल्यावस्था में ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो कफ के साथ होती है, तो कफ के कारण बच्चा परेशान होता है। अगर बार बार कफ हो जाए तो फिर उसकी इम्यूनिटी भी कम होती है हमेशा से, अगर ऐसे होने लगा तो, और बच्चा खासकर खांसी के साथ कफ के कारण उसकी वैदिक क्षमता कम होने के कारण फिर वजन भी घटता है। तो इस समय पे 1 से 10 साल के बच्चे के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हम लोग कुष्मांड डवले वगैरह ऑप्शंस तो काफी है, विस्तारित रूप से हम लोग इसका चर्चा भी करने वाले हैं। बट सबसे बेसिक अगर आपको कुछ रसायन देना है तो इसमें आप दे सकते हैं 1 से 2 जस्ट पिंच वचा चूर्ण के साथ, इसको शहद के साथ मिलाकर उसको आपको चटाना है, चाटन के रूप में, अवले के रूप में, नित्य अगर कुछ दे सकते हैं तो इसका आप दे सकते हैं, इसको जो कफ का शमन करेगा। और लाइक वाणी है, वचा तो बहुत ही सुंदर काम करती है, बुद्धि, मेधा और वाणी को साफ करने के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा काम करेगी।
नेक्स्ट आचार्य बताते हैं 11 से यानी 11 से 20 साल की आयु के लिए आपको 2 से 3 ग्राम बला चूर्ण, बला चूर्ण आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ये जीवनी गण का बहुत ही अच्छा द्रव्य है जो कि बल देने वाला है, इसीलिए उसका नाम बला है। 1 कप पानी और 1 कप दूध उसको उबाल दीजिएगा और इसमें ये हम 2 से 3 ग्राम की मात्रा में बला चूर्ण डालेंगे और इसको अच्छे से उबाल कर हम लोग देते हैं। तो रस से लेकर मांस, मेद और शुक्र धातु तक ये काम करता है। मेरे हिसाब से मैं हमेशा से ही आपको बताती हूँ कि जो हम ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं उसमें जरूर मैं बला चूर्ण, अश्वगंधा और शतावरी का मैं काढ़ा जो बताती हूँ क्षीरपात के रूप में, वो शायद इसी का एक रूप होगा। नेक्स्ट है 21 ईयर्स से लेकर 30 साल की उम्र में। अभी इसको आप थोड़ा समझिए कि 11 से 20 साल में क्या होता है। 11 से 20 साल में प्यूबर्टी आती है ना। प्यूबर्टी आती है यानी स्त्री और पुरुषों में जो भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इसमें उन्हें खास करके सभी धातुओं का बल अच्छा होना जरूरी होता है। तो वचा क्यों देनी है, बला क्यों देनी है, तो बला ओवरऑल सभी प्रकार से बल देने वाली है। इसीलिए वय के अनुरूप जो रसायन बताए गए उसमें केवल 11 से 20 की आयु के लिए बला चूर्ण का ही इस्तेमाल बताया और दूध का इस्तेमाल बताया। दूध आप सभी जानते हैं, दूध या रस से लेकर शुक्र धातु के लिए अच्छा माना गया है और बला भी जीवनी गण की है। इसीलिए 11 के 20 में जो भी शरीर में परिवर्तन आते हैं उन सभी परिवर्तन के लिए शायद सबसे बेस्ट काम करने वाला ड्रग ये बला है और इसीलिए बला का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 से 30 साल की आयु के लिए हम लोग क्या देंगे। इसमें आचार्य बताते हैं कि जस्ट हमारा चावल के दाने के जितना शतपुटी लोह भस्म हम लोग लेंगे और उसको गोघृत के साथ देने से सारे जो भी विकार 21 से 30 तक पित्त प्रधान अवस्था, अभी कफ प्रधानता दूर हो गई, अभी पित्त प्रधानता की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। तो इसमें जो कि रक्त की दुष्टिया, पित्त की दुष्टिया जो भी होंगी, तो इन सभी के लिए तारुण्य पिटिका से लेकर बाल पकना, खालित्य पालित्य हो सकता है इस आयु में। इस आयु में जो भी हमारा कर्तृत्व है, बुद्धि स्मृति या स्थिरता, स्टेबिलिटी आती है, एजुकेशन पूर्ण होता है, व्यवसाय भी स्थिरतावर होने आता है। तो इस आयु में 21 से 30 की इस आयु में आचार्य बताते हैं शतपुटी लोह भस्म गोघृत के साथ आपको लेना है, यानी ओवरऑल आयन का कंटेंट्स आचार्य बताते हैं रसायन के रूप में। फिर नेक्स्ट है 31 टू 40 के एज में क्या देना है। 31 टू 40 के साल के लोगों के लिए शंख पुष्पी का रस 10 से 15 ml इसकी मात्रा में, और इसमें हम ये कर देंगे, शहद मिला देंगे, इसको हम लोग लेना है। शंख पुष्पी का जो रस होता है इसको सेवन करना है। जो 31 से 40 साल में जो कई बार करियर को लेकर जो भी तनाव होते हैं, काफी हमारा एम्बिशंस होते हैं, इनके साथ तनाव आता है, नींद अच्छी नहीं आती है और कहीं ना कहीं फिर इसका परिणाम हमारे हृदय और ब्लड प्रेशर और वाइटल्स जो होते हैं ना उनके ऊपर दिखने लग जाता है। तो हृदय की स्वस्थता के लिए एवं मस्तिष्क की स्वस्थता को बरकरार रखने के लिए अच्छी नींद, आहार और निद्रा, और आहार से भी निद्रा भूतधात्री, निद्रा यदा तो मनसे क्लांति कर्मात्मन क्लमांति। निद्रा, मुझे लगता है कि हम लोग को खाना नहीं मिलता है तो भी चल जाता है, बट नींद हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि निद्रा की जो ये है ना, सोना तो सोना है, इस प्रकार से उसका वर्णन होता है। यानी सोना मतलब नींद लेना, ये तो सोने के जैसे, सोना को जितना महत्व है, सोना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे आयु के लिए नींद इतनी इंपॉर्टेंट है। और इस अच्छी नींद के लिए और ओवरऑल पूरा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम को रिकवर और अच्छी स्थिति में रखने के लिए शायद आचार्य शंख पुष्पी का इस्तेमाल अच्छा मानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते 41 टू 50 की उम्र में ज्योतिषमती चूर्ण, और उसमें जस्ट स्पिंच ऑफ चुटकी सौंठ के साथ गर्म पानी में मिलाकर इसका प्रयोग हमें करना है। ज्योतिषमती आप कभी देखिए 41 टू 50, यानी अभी हम लोग जस्ट वी आर एंटरिंग इन द मेनोपॉज और एंड्रोपॉज में हम लोग एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर पित्त कम नहीं हुआ है और पित्त भी है और हम लोग वात की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वात विकार बढ़ने की संभावना होती है और काफी हम लोग देखते भी है कि कई सारे चेंजेस आते हैं शरीर में, एथेरोस्क्लेरोसिस और कई वात विकार की प्रबलता, जोड़ों में दर्द हो गया और नर्व्स की कमजोरी हो गई, और कई बार तो मसल टोन की भी समस्या हो सकती है। तो इन सभी का ओवरऑल वात दोष और फिर भविष्य में होने वाले जो पैरालिसिस, वात प्रकोपजन्य जो व्याधि है, इन सभी से बचने के लिए ज्योतिषमती का चूर्ण उन्होंने यहाँ पर सजेस्ट किया है। इवन हम लोग ज्योतिषमती के तेल का अभ्यंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बताया 51 टू 60 की उम्र के लिए क्या लेना है। अभी 51 टू 60 चश्मा तो ऑलरेडी लग चुका है हम लोगों को, 40 की आयु में आते आते
नजदीक का चश्मा लगता है, कुछ में दूर का चश्मा लग जाता है। बट दृष्टि शक्ति का विकास और दृष्टि शक्ति को जो घट रही है, इसके लिए त्रिफला चूर्ण का हम अच्छे से उपयोग करेंगे। ये आधा ग्राम की मात्रा में और सप्तामृत लोह घृत के साथ इसको अगर हम लोग लेते हैं तो आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे देखिए, हर ऑर्गन का, हर इसका एक महत्व है, बट आँख सभी के बिना जिंदगी में कुछ मतलब नहीं, बट फिर भी आंखों का महत्व आप सभी जानते हैं। और आंखों के लिए बेस्ट रसायन है त्रिफला। इवन मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि अगर जिन लोगों में, अगर अभी आजकल हम लोग बहुत ही ज्यादा कंप्यूटर का तनाव है और लाइक इसका भी हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, कोई भी मीडिया का स्क्रीन टाइम को कम करना का कोशिश तो करनी चाहिए, करते भी है, बट फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी आप किसी भी आयु में जो लोग अधिकतर कंप्यूटर और लाइक स्क्रीन टाइम का उपयोग करते हैं, उन सभी के लिए तो त्रिफला घृत और लाइक त्रिफला का प्रयोग किसी भी रूप से आप करो, इसका बहुत ही अच्छा फायदा है। फिर आप इसमें आंवला खा सकते हैं, आंवले की रसायन ले सकते हैं, या त्रिफला का रसायन आप उसमें ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आयु के हिसाब से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। अभी मैं आगे थोड़ा सा और इसमें बोलूंगी, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट में धातु के रूप में बताती हूँ। अभी हम सभी जानते हैं कि दोष दुष्य समोचना जनित तो व्याधि ही, हर एक व्याधि हो, फिर वो ज्वर हो, पांडु हो, सभी में किसी न किसी स्रोत की एवं किसी न किसी धातु की दृष्टि होती है। अभी ज्वर की बात करेंगे तो रस धातु की विकृति है, पांडु की बात करेंगे तो रक्त धातु की विकृति है ना। फिर लाइक कोई मांस धातु जन्य विकार होता है, गंडमाला गलगंड, उसमें मांस धातु की विकृति होती है। स्थूलता, मेदो रोग, इसमें मेद धातु की वृद्धि होती है, मेद धातु की विकृति होती है। संधि, अस्थि शूल, दंत नखभंग, इन सभी में अस्थि धातु की विकृति होती है। कुछ मज्जागत व्याधि है, कुछ शुक्रगत व्याधि है, इनफर्टिलिटी से लेकर। तो ये सारे धातुओं की इन्वॉल्वमेंट जहां पर भी होगी, यानी जिस दोष के भी साथ होगी, इन सभी धातुओं में हम लोग जैसे उस व्याधि का हमने चिकित्सा कर लिया। बट अभी ज्वर की बात करते हैं, तो ज्वर में ज्वर कम हो गया, बट उसके बाद काफी बहुत बड़ी थकान रहती है। और ज्वर की चिकित्सा में काफी सारे अलग अलग अम्लक्यादि, अभयादि और कई सारे प्रकार के रसायन का उल्लेख, अगस्त्य रसायन का उल्लेख हुआ है। तो इनका तो सेवन करना है, बट मेरे विचार से लाइक इसमें रस धातु की दृष्टि हुई, रस धातु कमजोर हुआ है, तो रस धातु का बल बढ़ाने के लिए रस धातु के समान, जो भी धातु का बल आपको बढ़ाना है उसके समान गुण वाले सामान्य विशेष सिद्धांत को याद करिएगा और उसके हिसाब से आपको प्लान आउट करना होगा। तो रस धातु का बल बढ़ाने के लिए सुटेबल रसायन कौन सा होगा, तो बेस्ट है रस धातु ही देना, यानी जिसमें भी रस है, फलों का रस हो गया, जिससे भी आप रस निकाल सकते हैं उसकी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, नारियल पानी से लेकर दूध तक, ये भी रस धातु के लिए रसायन के रूप में ही काम करेंगे। बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हम लोग भरी गर्मी में है, गर्मी के दिन है, और आप कहीं बाहर से धूप में घूमकर घर आए। घर आने के बाद सबसे पहले आपकी डिमांड क्या मांगते हैं? सबसे पहले आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है? पानी। पानी। क्यों पानी? हम लोग कुछ खाने का भी नहीं सोचते, हम लोगों को सिर्फ पानी चाहिए। क्यों पानी चाहिए? द्रवगुण की आपूर्ति, द्रवगुण का जो ह्रास हुआ है, और इस एक गिलास ठंडा पानी पीते तो बस हमें अमृत के समान लगता है। और ये अमृत यानी ये रस धातु के समान जो भी द्रव्य है, जिसमें रस धातु के गुण हो, कर्म हो रस धातु के बढ़ाने के, वो धातु के रसायन के रूप में होंगे। इसमें बेस्ट तो कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, मैं बेसिक कुछ बता देती हूँ जो कि घर में अवेलेबल होते हैं। वो खजूर, खजूर का बहुत अच्छा काम होता है। जो लोग पुरानी बीमारी से जूझ कर उठे हैं, पोस्ट कैंसर, पोस्ट ज्वर, बड़ी थकान होती है पेशेंट को, और वो पेशेंट बहुत ही मतलब ये होता है उतावला, बेचैन होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी मैं रिकवर हो जाऊं। बस खजूर का मंत्र, खजूर को पानी में भिगोकर स्मैश करके छान कर उसका मंत्र, आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं अगर आपको मीठा चाहिए, फिर आप इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, इसमें जीरा पाउडर डालिएगा, इसमें काला नमक डालिएगा, काफी अच्छा टेस्टी ये बन जाएगा अगर आप खजूर मंत्र को बना देते हैं। नेक्स्ट है द्राक्षा, बेस्ट द्राक्षावलेह, द्राक्षारिष्ट और मुनक्के का पानी। आपको ये मैं फैंसी तो आपको सभी को पता है, आप चरक संहिता पढ़ेंगे तो उसमें सारे क्रम से दिए वाले हैं, रसायन को लेकर तो विस्तारित वर्णन मिलेगा, बट घर में और पेशेंट को अच्छे से जो यूज कर, इसमें द्राक्षा, मुनक्का का पानी या द्राक्षा अवलेह काफी अच्छा काम करता है। और इसीलिए गर्मी के दिनों में शुरुआत में जो थकान है, जो प्यास लगती है, उस सभी के लिए द्राक्षा खाए जाते हैं। रोज द्राक्षा खाना हितकर बताया है, क्योंकि द्राक्षा ये पित्त का भी शमन करते हैं
और द्राक्षा लाइक बल, वर्ण, स्मृति, बुद्धि के लिए भी काफी अच्छे फायदेमंद माने गए हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है काश्मीरी। काश्मीरी का काढ़ा बनाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रक्त धातु के लिए कौन सा रसायन अच्छा है? रक्त धातु तो अलग विकृत हो जाता है, तो हमें पता है कि रक्त धातु के मुख्य गुण है उष्ण तीक्ष्णता। रक्त धातु का लाइक सुटेबल रसायन हो गया अम्ल की रसायन। अब अम्ल की किसी भी रूप से हमें पता है कि लाइक for the blood formation, erythropoiesis, vitamin C is required and we can get this vitamin C with amlas. आंवला अम्ल की आप हर रूप से इसका प्रयोग करिएगा, जो कि बेस्ट आपको रसायन के रूप में काम करेगा। फिर आंवला की कोई भी विकल्प जो भी आपको अवेलेबल होगा वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट रक्त धातु के लिए भृंगराज। भृंगराज भी काफी अच्छा माना गया है। भृंगराज ये केवल बालों के लिए नहीं है, तो भृंगराज का काढ़ा या चूर्ण भी हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है पलांडू यानी प्याज। प्याज खाना ये भी रक्त के लिए काफी फायदेमंद है। और दूसरा हमारा पैटर्न जिसका हम लोग काफी इस्तेमाल भी करते हैं वो है लाइक लोह। तो लोह का कोई भी विकल्प, फिर आयरन के बर्तन में खाना बनाने से लेकर जो भी होगा उन सभी का तप्यादि लोह, पुनर्नवा मंडूर, मंडूर भस्म और कई सारे ऐसे कल्प आपके पास होंगे, उन सभी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लोहा सौ है, कुछ बहुत सारे कल्प आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते मांस धातु के ऊपर। मांस के लिए बेस्ट है। वैसे अभी ये हम लोग रसायन केवल खाने की चीज नहीं है, आप तेल भी लगा देते हैं तो धातु का बल बढ़ जाता है। तेल लगाना, अभ्यंग करना, ये भी एक रसायन का रूप हो सकता है जिसके साथ आपका धातु जो है रिजुनेट हो जाती है। अभ्यंग करते हैं तो थकान मिट जाती है, धातु में तरोताजगी आ जाती है, ताजापन आ जाता है ना। तो आप यहाँ पर बला तेल का मसाज, बला चूर्ण का मैंने अभी जैसे बताया, दूध में उबाल कर आप इसको बनाकर ले सकते हैं, बलारिष्ट है। और बला चूर्ण का गर्म पानी के साथ या दूध के साथ प्रयोग करना ये भी है। बला, नाग बला, अश्वगंधा बेस्ट है मांस धातु का, जहां पर भी आपको पोषण करना है, रसायन करना होगा। अश्वगंधा टैबलेट, अश्वगंधा चूर्ण दूध में उबाल कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेघ धातु के लिए बेस्ट रसायन के रूप में है गुल, शिलाजीत, अमृता, अमृतारिष्टम, तगुल, शिलाजीत, वटी, हरितकी। अभी तो हम लोग इसमें मेघ धातु के लिए त्रिफला भी ले सकते हैं। फिर आता है अस्थि धातु। अस्थि धातु के लिए लाक्षा भस्म, लाक्षा का बहुत ही, लाक्षा चूर्ण बहुत अच्छा काम करेगा, जो कि डायरेक्ट अस्थि धातु की जो झीज हुई है, हानि हुई, उसको भरकर लाने के लिए फायदेमंद होगा। शुक्ति, मुक्ता शुक्ति भस्म, शुक्ति भस्म, कपर्दिक भस्म, शंख भस्म, इन तीनों को मिलाकर आप लाइक शहद के साथ, दूध के साथ इसको देते हैं तो अस्थि धातु काफी अच्छा काम करता है। अस्थि धातु को रसायन के रूप में बढ़ाने के लिए आप गोंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद जो हम लोग खाने के लड्डू वगैरह बनाते हैं, उसका भी काफी अच्छा परिणाम हमें मिल जाता है। इस गोंद के चूर्ण को आप दूध में डालकर भी पी सकते हैं। नेक्स्ट आता है मज्जा। मज्जा धातु के लिए सुटेबल रसायन के रूप में लाइक लोह भी बताया है। फिर इसमें आप वसा का भी वासा का भी ये कर सकते हैं। वासा काफी अच्छा ये काम करेगी, वासावलेह वगैरह भी काफी फायदेमंद माना गया है इसमें। शुक्र धातु के रसायन के लिए शतावरी बेस्ट मानी गई है। स्त्री हो पुरुष हो, शतावरी तो हम लोग यूज करते ही है। और फिर लाइक इसमें मूसली, सफेद मूसली काफी अच्छा है, निगारिकंद काम करेगा। आत्मगुप्ता नाम की सुपारी, ये जो वनस्पति है वो काम करेगी। अश्वगंधा भी काम करेगा। तो आई थिंक इस प्रकार से धातु के अनुरूप आपको कुछ स्पेसिफिक देना होगा, तो बिल्कुल आप इसको दीजिएगा, जो कि मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम के ऊपर भी ये काम करता है। बताइए अभी किसी को कुछ पूछना होगा तो हम लोग चर्चा करते हैं, फिर नहीं तो मैं कुछ अवयव के हिसाब से भी मैं बता दूंगी। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलिए सपना जी। मैम वो आपने स्टार्टिंग में बताया ना 0 to 10 years तक का, वो फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या बताया था वो? 0 to 10 years। 0 to 10 यानी 1 से 10 साल के लिए बच्चों के लिए 1 से 2 पिंच वचा चूर्ण शहद के साथ। ओके। शहद के साथ वचा चूर्ण। और मैम एक आपने मंथ का फंड बताया है, तो वो कितनी क्वांटिटी में देना है? किसका फंड? वो अरे खजूर का। खजूर का मंथ। हाँ खजूर का मैम, उसको ना 1 कप कर सकते हैं आप ना। शुरू में थोड़ा सा अग्नि कम रहता है ना, अगर आप ज्वर के पेशेंट में दे रहे, पोस्ट ज्वर दे रहे हैं, तो 1 कप से स्टार्ट करेगा और फिर धीरे धीरे जैसे पेशेंट की अग्नि अच्छी लगती है, भूख अच्छी लग रही होती है ना उसको, तो आप इसमें दे सकते हैं इसको।
ओके मैम जी। यस यस यस। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग विकास जी, कहाँ है आफ्टर मैं मीटिंग? ट्रैवल कर रहा हूँ मैम। एक्चुअली में सिग्नल बहुत खराब है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। क्या हुआ फिर? आपने ट्रीटमेंट नहीं ली हमसे? नहीं नहीं नहीं, सिग्नल खराब है बड़े इसलिए। बड़े वैद्यों से ली होगी, बड़े बड़े वैद्यों से ली होगी। मैम ये पूछना था कि ये जो आपने बताया था 21 to 30, एक बार और उसमें क्वांटिटी क्या बताई थी? आवाज यहाँ पे आ नहीं रही एक्चुअली में, ज्यादा कई बार कट रही 21 थी। to 30। 30। तो इसमें ना लाइक चावल के दाने इतना, मतलब छोटी मात्रा में, एकदम से दाने इतनी मात्रा में शतपुटी लोह भस्म आता है, मार्केट में मिल जाता है। गोघृत के साथ इसका उपयोग आप लेना है आपको। मैम चावल के दाने का मैम दिन में मात्रा, कितनी बार? चावल के दाने इतनी मात्रा बस। ओके। ये मैम सुबह रसायन काल में ही होना है ये सारी चीजें हाँ, आपने? रसायन काल में लेना है रसायन आपको। यस यस यस, ये एक लेना है आपको। और फिर सोने से पहले रात में आपको आंवला चूर्ण पानी में डालकर, आंवला चूर्ण पानी में डालकर आपको लेना है, जो कि एक प्रकार से बुद्धि स्मृति के लिए अच्छा माना है। 21 से 30 साल की आयु के लिए ये 2 ऑप्शन है, शतपुटी लोह भस्म और आंवला चूर्ण। अभी आंवला चूर्ण अगर नहीं तो ठीक है तो ठीक है, फिर आंवला का कोई भी विकल्प आपके पास हो। आंवले का मुरब्बा आप डेली, आंवले के सीजन में 2-3 महीने तो आंवले मिल जाते, तो आंवला आप रोज खा भी सकते हैं। खाने से आपके दांत भी मजबूत रहेंगे, लाइक क्योंकि दांतों के लिए भी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो इस टाइप से। मैम शुक्र धातु के लिए मैम शतावरी ज्यादा बेटर रहता है या फिर सफेद मुसली? मैम इन दोनों दोनों कंपेयर भी करना एक्चुअली है, तो, दोनों में कंपैरिजन करना है। सर मूसली का रोल थोड़ा अलग है, शतावरी थोड़ी एस्ट्रोजेनिक मानी गई है, तो बट ऐसा नहीं है। शतावरी और मूसली लाइक थोड़ा सा अलग काम होगा। मूसली जो है ना, वो एक खास करके थोड़ा सा स्पर्म के ऊपर, यानी मेल जो शुक्र धातु है उसके ऊपर काम करने वाला ज्यादा माना गया और ज्यादा रिजल्ट मिल जाते हैं। पुरुष के लिए मूसली का अच्छा काम होता है, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, स्पर्म की जो भी विकृतियां इसके लिए लोग। और फिर खासकर स्त्रियों के लिए शतावरी टॉनिक मानी गई है, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों भी, स्त्री और पुरुष दोनों भी काम करते हैं। अभी उद्देश्य अलग है, आपको ओवरऑल लाइक टॉनिक देना है केवल शुक्र धातु के लिए, तो और डेली पीना है, तो शतावरी बेस्ट होती है ऐसे ही धातु बल बढ़ाकर रखने के लिए। अगर स्पेसिफिकली आपको इनफर्टिलिटी के लिए शुक्र धातु का बल बढ़ाना है, वहां पे मूसली ज्यादा अच्छा काम करेगी। वैसे तो हम शतावरी भी देते हैं, बट तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो मूसली अच्छा काम करेगी मेरे हिसाब से। और मैम आपकी, अब क्या दोनों को दूध के साथ मिक्स करके दे सकते हैं क्या? दोनों हाँ मिक्स हाँ, कर क्यों सकते नहीं हैं? दे सकते, दे सकते तो है, दे सकते हैं। मैम लेकिन प्रोलॉन्ग यूज, च्यवनप्राश जो मार्केट में मिल जाता है ना, वो मूसली युक्त भी मिलता है ना। मैम जो प्रोलॉन्ग यूज है इनका कितना दिन कर सकते हैं? सफेद मूसली का प्रोलॉन्ग यूज कितना कंटिन्यूस होना चाहिए, फिर गैप देना चाहिए? और इसका शतावरी का कितना गैप मुझे देना लगता है कि कंटिन्यू अगर यूज करना हो तो 3 मंथ तक करे, थोड़ा सा गैप दे और फिर करे। चाहिए दोनों के लिए ना मैम? हाँ, दोनों के लिए। एक्चुअली सर च्यवनप्राश को लेकर तो ऐसा है ना कि च्यवनप्राश जैसे गर्मी के दिनों में तो थोड़ा इसमें जो उष्ण द्रव्य होते हैं, तो च्यवनप्राश को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है, तो उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं अगर हम करना चाहे तो। मुझे लगता है कि थोड़ा, मैं सीजन वाइज भी आपको बता दूं तो लाइक आपको गर्मी के दिनों के लिए अगर चाहिए कोई अच्छा धातु का पोषण करने वाला रसायन, तो दाढ़ी माहुलेय है, फिर द्राक्षावलेय है, जो कि गर्मी के दिनों में भी अच्छा काम करेंगे। क्योंकि कोई भी अवलेय बनता है तो उसमें जो प्रोसेसिंग होती है तो काफी सारा समय भी लगता है, काफी सारे कंटेंट्स भी होते हैं, कुछ धातु होते हैं, जैसे च्यवनप्राश में सुवर्ण जैसे धातु है, तो बल बुद्धि स्मृति को बढ़ा देते हैं। बट च्यवनप्राश में जो द्रव्य है खास करके ये ठंडी के दिनों के लिए खास माने गए हैं। और अगर आपको गर्मी के दिनों में रसायन लेना होगा तो वहां पे हम लोग गुलकंद रसायन के रूप में भी काम करता है, गुलकंद ले सकते हैं, दाढ़ी माऊ ले सकते हैं, द्राक्षावले ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ये भी सोचना पड़ेगा हम लोग जब रसायन चिकित्सा स्टार्ट करते हैं ना किसी पेशेंट में, तो ऋतु का भी विचार करें और हवामान यानी जो भी वेदर कास्ट है उसको भी लेकर हमें सोचना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू। मैम बराबर है ना नीलम जी? एक चीज बोलिए। पूछनी थी, ये थोड़ा इससे हटके है। मैम हाँ, एरंडेल किस कंपनी का हो जो कि थोड़ा सा शोधित हो, मतलब इसमें बदबू वगैरह वैसी स्मेल नहीं आती? साउथ में कोई कंपनी आप पर बता सकते आपके आपके इसके लिए मैंने कल मैं जो गई थी ना, इसमें बड़ा जो प्रोग्राम था उसमें गई थी ना मैं 2 दिन, तो उसमें मैंने कई सारे ये लेकर आई हूँ मैं, ऑनलाइन के भी, औषधि दवाओं के खास करके उन सभी से कि हमको ऑनलाइन सप्लाई करने के लिए और क्या क्या अच्छी दवाएं हैं। मैं इसको आपको फोटोज निकाल कर इसको मैं शेयर करती हूँ, कौन ओके सी कंपनी
कौन से गायनिक के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है वो भी करूंगी मैं। और एयरटेल कौन सी कंपनी का, ऐसे पूछ रहे हैं आप? मैं जिसमें बदबू नहीं आए, मतलब अगर यूज कर रहे हैं क्योंकि स्मेल आती है उसमें। हाँ, तो महाराष्ट्र में मैंने सुना है एक्चुअली, महाराष्ट्र में कि ज्यादा आज एक लेक्चर अरुण जी सर ने दिया था, तो वो बताया था कि महाराष्ट्र में क्या है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो इधर नॉर्थ साइड है वहां पे आपको ऐसा ही मिलेगा। हम लोग मुझे तो अभी तो मैंने जो भी यूज किया इतनी तो बदबू कुछ आई नहीं हमें। आप कौन से कंपनी का यूज करते हैं जरा बताइए। मैंने एक दो बार उसका मंगवाया था कि मतलब पंसारी से लिया था, लेकिन एक दो बार मैंने उसका लिया था कि वैद्यनाथ का लिया था, तो उसमें थोड़ी बहुत पेशेंट्स ने बोला था कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी स्मेल आती। तो क्योंकि आज लेक्चर में अरविंद सर ने बताया कि महाराष्ट्र में ऐसा है या साउथ में कुछ, मतलब वहां पे कई लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया साउथ में कुछ कंपनीज हैं जिसमें ऐसा नहीं होता, वहां पे बहुत अच्छी तरह शोधन करके मिलता है उनको, उसमें स्मेल कतई नहीं आती जरा सी भी। फिर तो मैंने कहा आर्यवैदिक का वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं, एक आध बार आर्यवैदिक का ये करिए, देखिएगा। पोर्टुगल का पैन बता रही है। हाँ, कोटैकल का या आर्यवैदिक का, दोनों का भी आप। आयुर्वेद हाँ, एक बार शांति ट्राई करके पोर्टुगल। देखिएगा। हाँ, मैंने कई सारे नंबर्स लाए, मैं आपको ना थोड़ा फोटोज निकाल कर शेयर करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा। अच्छा नीलम जी, क्या बहुत पेशेंट है क्या? कौन से पेशेंट है जरा बताइए, आपकी ओपीडी भी दिखाई दीजिए नीलम जी, बीच में समय निकाल कर। यस मैम, रंजीत जी बोलिए, डॉक्टर रंजीत। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम मैंने पूछना था, अगर किसी के मतलब आंखों की रोशनी कम हो, आपने उसके लिए त्रिफला बताया, तो वो मतलब एज के अकॉर्डिंग हम मतलब देंगे, जहाँ मतलब जैसे हम यूज करते हैं वैसे ही कर सकते हैं? मैम एज के अकॉर्डिंग तो ठीक है, बट त्रिफला तो कई मतलब कभी भी दे सकते हैं नेत्र रोगों में, आई डिसीजेस के लिए। बट लाइक मुझे लगता है कि त्रिफला चूर्ण से बीच बीच में हम इसका कंटिन्यू तो यूज नहीं करेंगे त्रिफला का, क्योंकि इसमें यस हरितकी मैम। वगैरह होती है ना, तो बीच बीच में हमें इसको बंद करके ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। तो अभी मैं नेत्र के लिए बात करूं तो नेत्र रोगों में ना केवल त्रिफला बट यष्टि मधु भी अच्छा है, बिकॉज यष्टि मधु घृत काफी यस मैम। वर्ण्य एवं चक्षुष माना है। यष्टि मधु जो द्रव्य है ना, ये चक्षुष माना गया है। तो आई यस सजेस्ट मैम। यू कि आप बदल बदल कर यूज करें, और त्रिफला ग्रुप के काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मैम। और एक मैं मैम मेरे बताऊंगी खुद की। आपको, ये रसायन, देखिए रसायन ये हम अभ्यंग से भी प्राप्त कर सकते हैं, रिजुनेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको आंखों की रोशनी एवं आंखों की कार्यक्षमता को बढ़ाना है, तो तर्पण पूटपाक के माध्यम से भी रसायन का काम होगा। आर ओके यू मैम। गेटिंग माय पॉइंट? तो यस ये भी मैम। आप वहां पर वो भी करिएगा। और दूसरा इसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगी, इसमें ज्योतिषमती भी आंखों के लिए बहुत अच्छा माना है। यष्टि मधु यस मैम। घृत, यष्टि मधु चूर्ण, त्रिफला घृत यूज करें। शतावरी भी आंखों के लिए अच्छी मानी गई है। यस मैम। मैम मेरी खुद की आई साइट वीक है, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि मैं यूज कर सकती हूँ क्या मतलब है ये? आपको चश्मे का नंबर है, क्या है? मैम मैम मेरे चश्मे का नंबर एक, जो राइट साइड है उसका 2 है, और जो लेफ्ट साइड है उसका 2.3 है, 5 है सॉरी। अच्छा मैम, आप जरूर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिएगा, सच में रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। यस मैम। हाँ, आप त्रिफला ग्रुप का सेवन स्टार्ट करिएगा। आप ठीक है मैम। मतलब इसको अभी स्नेहपान की जो मात्रा होती है ना, तो हम स्नेहपान वर्धमान मात्रा में देते हैं। तो आप ये भी कर सकती है, अगर आपको ऐसे खाली घी की पीना पसंद नहीं है, तो आप जो भी रोटी के ऊपर घी वगैरह लगाकर खाना होगा, तो घर में आप त्रिफलाग्रुत रखिएगा, और जो यस आप मैम। घी खाना चाहती है उसकी जगह पे आप त्रिफलाग्रुत का इस्तेमाल करिएगा। आपको ओके आदत हो मैम। जाएगी, तो इनडायरेक्टली अल्टीमेटली इसका अतियोग भी नहीं होगा, और यस आपका मैम। जो लाभ भी आपको मिल जाएगा, है ना। यस मैम। और लाइक आप आंवला भी खाइएगा मैम, आंवला भी बहुत बहुत अच्छा रसायन है आंवला। एक ओके मुझे मैम। क्या लगता है कि हम लोग उसको बीच में छोड़ देते हैं, मैंने खुद से अनुभव किया है कि अभी 2 साल यस के पीरियड में तो हम सभी ने बहुत कुछ कुछ खा लिया था, कोरोना ना हो इसके लिए च्यवनप्राश खाओ, ये खाओ। तो सच में एक एक बार भी कभी एक दिन के लिए भी कोई हमें 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, एक खांसी भी नहीं आई। इतना यस हम लोग, मैम। है ना, इतना काम भी हमने किया, ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया। कोरोना में हमने ड्यूटीज की, हर एक सेंटर पे यस जाते मैम। थे हम लोग, कोविड सेंटर पर जाकर भी काम किया। स्टिल हमने अपनी इम्यूनिटी को रखा, बरकरार रखा। तो मुझे लगता है कि हम लोग अगर कंटिन्यू में कुछ खाते, जैसे मैंने काफी च्यवनप्राश का उपयोग किया था, हम लोग तो तब इतने डर गए थे, तो गर्मी के दिनों में भी च्यवनप्राश खा लिया करते थे। तो यस आई मैम। थिंक कि इफेक्ट होता है, बट थोड़ा सा कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ओके मैम। आप इसको जरूर करिएगा नेत्र के लिए। और फिर आपको लगता है बदलना होगा, तो फिर त्रिफला, फिर बीच में लाइक यष्टि मधु का प्रयोग करें। यस मैम।
मैम एक आयुष पे एक बार लेक्चर क्या था। करिएगा रंजीत जी, आपको ना थोड़ा सा Yes, आप ना कितना भी आप स्वस्थ हो, यानी ज्यादा आपके इसमें अग्नि विकृति नहीं होगी, मल मूत्र भी ठीक होगा, बट फिर भी एक 3 दिन का अभिपत्ति का चूर्ण लेकर अनुलोमन करिएगा। अभिपत्ति का चूर्ण से दीपन पाचन एवं अनुलोमन सभी कुछ होगा, और उसके बाद आप स्टार्ट करिएगा त्रिफला घृत को, या फिर कोई भी अवले जो भी मैंने अभी हम लोग अभी तो कितने 50-100 कल्प है, अगर हम लोग पढ़ाने बैठ जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे तो कितनी सारी हम लोगों को ये मिल जाएगी, नॉलेज भी मिल जाएगी कि इसको कैसे लेना भी है करके। yes मैम। तो ये फिलहाल तो आप अपने आप से अभिपत्ति का चूर्ण 3 दिन का लेकर स्टार्ट करिएगा। रसायन का इफेक्ट कब होगा? देखिए, कोई भी इसका इफेक्ट कब होगा? जब हमारे स्रोत शुद्ध रहेंगे, जब हमारी अग्नि ठीक रहेगी, हमारे अग्नि मन है, हमारे शरीर में आम है और हम लोग च्यवनप्राश खा रहे हैं, क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं। तो पहले थोड़ा हल्का सा शोधन कर लेंगे और फिर रसायन का प्रयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। मुझे सभी से यही बात कहनी है। ऐसे कि ऐसे हो जाता है ना कि ठंडी के दिन आ गए तो च्यवनप्राश ला लिया घर में और खाने लग गए, बट इसके पहले आपने हल्का अनुलोमन कर लिया तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यस मैम। मैम मुझे इसमें ये पूछना था कि जैसे आंवला का आपने बताया, तो मैंने एक जगह ये पढ़ा था कि टमाटर जो है वो इंडिया का नहीं है, मतलब बाहर से आया है। तो ज्यादातर खट्टापन लाने के लिए हम लोग जैसे टमाटर खाने में यूज करते हैं, तो पहले आंवला यूज होता था, ये मैंने कहीं पढ़ा था ऐसे व्हाट्सएप पे ऐसे फॉरवर्ड मैसेजेस में। तो मैम क्या खाने में टमाटर की जगह आंवला यूज कर सकते सब्जी वगैरह में? इसमें पहले कर ऐसे ही होता सकते था? सर, कोई दिक्कत नहीं। आंवला आप डेली खाइए, सुबह शाम खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। बट कैसे डालेंगे आप इसको? मैं नहीं समझ पा रही आपकी बात को, कि आपने एक बार भी पूछा था पहले जैसे भी। जैसे आलू बैगन टमाटर की सब्जी बनती है, तो उसमें हम टमाटर की जगह आंवला डाल लें खट्टापन लाने के लिए। मतलब मैं ये जस्ट सजेस्ट कर रहा था। सपना जी बनाइए, बताइए बना सकते हैं क्या? आप बना मैम दीजिए और पता मुझे नहीं, कभी भेज ट्राई दीजिएगा, नहीं किया। मैं टेस्ट करती हूँ और फिर बताती हूँ आपको। टमाटर काफी जगह यूज होता है ना, थोड़ा सा लाने के हाँ, लिए कहीं से, यस तो यस। उसकी जगह हम आंवला मुझे क्या यूज लगता है करें। सर, आप सोचिए, मुझे क्या लगता है, आपको टमाटर नहीं खाना है तो टमाटर को छोड़ दीजिएगा, है ना। आप इसमें आमचूर का पाउडर, यानी आम का जो पाउडर आता है वो आता है, वो आप जहां पर भी आपको खट्टा जरूरत है वहां पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। और फिर आप आंवला ऐसे ही खाइएगा डेली, क्या दिक्कत है? आंवला खाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आंवला खाने में क्या समस्या है? मैम एक चीज और पूछनी थी, जो आईएएस का मैम पूछ रही थी अभी। तो एक आयुष पे कोई लेक्चर शायद पढ़ा हुआ बृहदवादाशी कषाय करके। क्या तो वो क्या? बृहदवातादि कषाय ऐसे ऐसे कुछ नाम था, मुझे हाँ, ध्यान नहीं बृहत आया। वातादि रसायन, हाँ हाँ। हाँ, तो वो आंखों के लिए शायद ऐसा बताया जाता है। तो ये किसी कंपनी का आता है क्या, यस जो आप? हाँ हाँ, बोलिए आता है। बोलिए। बता कौन सा वास्कादि का है जो आप लेते हो, कौन सी? बोलिए अगर मैम, क्या बोलना चाहती है? मैं मालाबार आयुर्वेद का आता है मैम ये। हाँ, मलबार नमस्कार मैम। आयुर्वेद का, ओके। यस मैम, मैं अपने बेटे को देती हूँ मैम ये मालाबार आयुर्वेद का। किस मैम आपको मात्रा में देती रिजल्ट है? अच्छा लगा? रिजल्ट अच्छा लगा आपको? यस सर, उसको ना एक्चुअली मेरे बेटे को बाय बर्थ मैम थोड़ा स्क्विंट था वन आई में। क्या था? स्क्विंट था मैम, अच्छा वन साइडेड आई में मैम। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो वो बहुत माइनर था, इवन नॉट विजिबल, तो डॉक्टर सर्जरी के लिए भी डिनाई कर रहे थे अच्छा। कि इसमें सक्सेस रेट नहीं है। तो ड्यूरिंग कोविड पीरियड जब वो इसके कांटेक्ट में आया, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो मैम कंप्लीट डे यूज्ड टू गो विद द मोबाइल्स। बिल्कुल। उस दौरान उसका वो जो स्क्विंट था मैम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हम्म। तो दैट टाइम वी स्टार्टेड विद दिस बृहत्वास्कादि कसाय और त्रिफला घृत और सप्तामृत लो मैम। तो जब उसने 3 महीने के नियर अबाउट मैम रेगुलर दिया है हमने उसको, तो काफी इम्प्रूवमेंट हो गया मैम। अब तो वो ऑन एंड ऑफ लेता है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ लेता रहता है मैम बीच बीच में। तो इसको काफी कितना फर्क महीना पड़ा आपने मैम कंटिन्यू आईज किया? में। कितने महीने आपके कंटिन्यू किए? 3 मंथ्स तो मैम रेगुलर दिया है इसको। ठीक है, अच्छा 4 लग रहा है महीने फिर? हाँ जी मैम, बेटर, बहुत बेटर है मैम। पहले बिल्कुल स्क्विंट विजिबल हो गया था, अब तो बहुत बेटर है मैम, पता नहीं लगता अब इतना। बहुत ध्यान से देखो तो पता लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम ये जो है, इसको कितने महीने कंटिन्यूस दे सकते हैं, फिर गैप देना पड़ेगा? सर मैंने तो 3 महीने के लगभग बिल्कुल लगातार दिया है इसको,
आफ्टर दैट वी गेव अ गैप ऑफ 15 days. त्रिफलाग्रित तो कंटिन्यू रहा ही है सर, इसका बीच बीच में खुद ही छोड़ देता है ये, बट 3 months तो सर बिल्कुल रेगुलर दिया है हमने इसको. आपने क्या क्या डोसेज में दिया था? सर 2-2 चम्मच इसकी वास्कादी कसाई की सुबह शाम 3. ही सिटिंग विद मी एंड अरे बताइए मैम, दिखाइए जरा आप, अगर दिखाना चाहते सच में दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और उल्टा अच्छा रहेगा, हम लोगों को लाइव मतलब मिलेगा देखने को. दिखाइए जरा. just 1 sec मैम. ओके, नो टेक योर टाइम. एक मिनट दिखाओ तो बेटा, दिखाओ. आई सीधा करो सर. आर यू एबल टू सी सर? यस. यस. सीधा करो. आई पिन कर दीजिए, उनका पिन कर दीजिए. इसकी इस आई में स्क्विंट है सर, अगर आप ध्यान से देख पाए तो. हाँ, हल्का सा, बहुत. इस आई में आप बेटा नाम बताइए आपका, बेटा नाम बताइए. नाम बताओ. अरिहंत कौन से क्लास में है? 9th क्लास में. ओके, क्या बनना है आगे चलकर? डॉक्टर, इंजीनियर, माँ के जैसे बनना है, पिताजी के जैसे बनना है, क्या बनना है बताओ अच्छे से. डॉक्टर. ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, कहाँ पे है मैम, कौन से एरिया में है आपका क्लिनिक? मैम मैं नियर एनसीआर रीजन में है मैम, दिल्ली के. आपने बताया था, आपके पास होगा आंवले हो तो बताइए मैम, आंवले को दिखा दीजिए जरा. ये है मैम बृहत्वास्कादी कसाई. हाँ, बृहत्वास्कादी कसाई मलबार का. यस मैम, मलबार के कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं. नहीं मैम, इनके कसाई बहुत अच्छे आते हैं मैम, बहुत अच्छे आते हैं. यस. वो लाके तो त्रिफलाग्रित लाओ अपना, और वो सप्तामृत. और क्या दे रहे साथ में? त्रिफलाग्रित दे रही हूँ मैम इसको, और सप्तामृत लो मैम. सप्तामृत लो तो ठीक ही है, बेस्ट ही है, बिल्कुल. हाँ जी मैम. और वैसे मैम डाइट में इनटेक है इसका, जैसे ये है मैम. हाँ. त्रिफलाग्रित है मैम. हाँ, तो अभी मैंने मैडम को भी वही बताया. देखिए आपका सवाल जवाब भी मिल गया आपको अच्छे से, रंजीत जी. यस मैम. सो लाइव रिजल्ट भी है. ये फॉर्मूला हमने बहुत सारे पेशेंट्स पे भी अप्लाई किया है. पेशेंट्स ने बहुत सारे पेशेंट्स का मैम स्पेक्स तक उतरे हैं मैम, जिनके छोटे नंबर्स थे. दे गॉट अ लॉट ऑफ रिलीफ फ्रॉम इट. यस मैम. ये तो मैम मैंने अपने बेटे पे एक्सपेरिमेंट किया है. इसका बहुत क्लियर विजिबल था मैम, स्क्विंट बहुत. फोटोज निकाल कर रखिएगा ना, फोटो शेयर कर सकते हैं ना हम लोग सभी के लिए, अच्छा रहेगा. मैम ये एक्चुअली इरिटेट हो जाता है. मैम सप्तामृत लो आपने किस क्वांटिटी में यूज किया था? 2 टैबलेट 3 बार दिए हैं सर इसको. ओके. नॉर्मल सर इसका वेट अच्छा है तो एडल्ट डोज ही दिया है मैंने इसको. ओके. हाँ जी. ही इज वेइंग नियरली 58 kg, तो नॉर्मल जो एडल्ट डोज है सर वही दी है मैंने इसको. यस, अच्छा करती है मैम आप, अच्छा है आपका मतलब प्लान भी, और आपका ये थिंकिंग. हम घर में मैम मेरा तो पूरा मेडिसिन स्टोर खुला होता है. मेरी बेटी अब तो बोलती है मुझे सीतोप्लादी दे दो, खांसी हो गई है. वाओ, दैट्स ग्रेट. यही तो आयुर्वेद, जय आयुर्वेद. अब तो ये मैम हैप्पीली ले लेते हैं, मेडिसिन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती. देखो तो हर वैद्य को अपने आप से खुद से शुरुआत करनी चाहिए. हम लोग बस दूसरों को सलाह बांटते रहेंगे तो हमारे घर वाले परेशान रहेंगे भी, और हम फिर अभी तो आपकी जो खुशी है, यही तो अवेयरनेस है. हर घर हर दिन आयुर्वेद, बस आपने इसको सक्सेसफुल बनाया. देखिए मैम मेरे घर में आपको सब मिलेगा मैम. दिखाइए जरा. वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग. मेरे मसाला रैक में ये सब मिलता है मैम. दाढ़ी मास्टिक एंड ऑल, इम्यून चैंपियन, और ये सब मिलता है मैम. वाह, तो अच्छा है मैम सच में. तो हम लोग घर में मैम ये सब अप्लाई करते हैं. वही तो चाहिए ना, हम लोगों को क्या चाहिए कि सब कुछ हर घर में इस प्रकार से विचार हो. और आप तो वैसे भी आप इसको फॉलो कर रहे हैं हर घर हर दिन आयुर्वेद को. यस मैम. और वेरी नाइस. नीचे भी मैम प्रैक्टिस में भी बहुत आगे है अब तो. एक्चुअली माय हस्बैंड इज एमडी इन काय चिकित्सा मैम, तो वो बहुत अप्लाई करते हैं. अरे वाह, फिर तो मैम आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी है ना. यस मैम. ये तो आपने आज बताया, आपके सक्सेस का राज आज बताया. नहीं मैम, उनसे गाइडेंस मिलती रहती है मुझे. यस. वो तो है, सपोर्ट तो मिलता ही है. वेरी नाइस. अमन एमबी दे, मेरे एमबी खत्म हो गए यार. रंजीत
रंजीत जी आप बताइए, आपका जो केस था ना इनफर्टिलिटी वाला, वो बताइए मैम जरा। यस मैम। मैम मैंने आपको वो रिपोर्ट सेंड की थी ना, हाँ तो हाँ उन मतलब उनको अभी मेंसेस नहीं आए थे, मतलब पहले तो 3 मंथ्स उनका साइकिल ठीक था मैम, तो हाँ। अब उनको मेंसेस नहीं आए थे इस मंथ, तो अभी चेक किया था। यस, मुझे इसमें ना पीसी उन्होंने दिया है ना, फाइंडिंग्स में पीसीओडी का ये दिखाया है। और बताइए कहाँ गई रंजीत जी आवाज आपकी? कि हुआ था जैसे मैंने पहले बताया, हम्म। तो उसमें मतलब मैम उनका मतलब बेबी का हार्ट रेट नहीं बनता, मतलब जब भी होता है मतलब 10-15 दिन बाद अबॉर्ट हो जाता है, ऐसे प्रॉब्लम आ रही है मैम। मैम हम लोग इसमें ना शोधन स्टार्ट कर देते हैं अभी, तो यहाँ पे तो पीसीओडी का बताया, तो मुझे लगता है इसमें अनुलोमन बस्ती करेंगे तो ठीक रहेगा। एक बार शोधन से पूरे दोष निकाल देंगे और फिर रसायन चिकित्सा करेंगे इसमें। मैम जो एक बार मैं देख रही हूँ ना, मैंने ग्रुप पे भी टॉर्च शेयर। जरूर करा लीजिएगा मैम, इसमें ऐसे पेशेंट्स में कई बार टॉर्च पॉजिटिव होता है और हाँ ब्लड टॉर्च भी, ग्रुप वही तो जरूर टॉर्च देखिए भी यस चाहिए मैम। एक्चुअली, टॉर्च भी मैम। करना यस मैम। जरूरी। मैम मैंने एक बोला था उनको, तो वो 1-2 दिन में मतलब टॉर्च टेस्ट मतलब करवा लेंगे। अभी तो मतलब वो बाहर गए हैं थोड़ा, तो 1-2 दिन तो अभी हम में दीपन पाचन और आ क्रूमिक में चिकित्सा स्टार्ट कर जाएंगे देते हैं, तो नीलम जी चलेगा? yes, मैम। दीपन, इसमें एक बार मैम ब्लड मतलब ग्रुप करवा की लेंगे। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी भी टेस्ट होनी चाहिए मैम, उसमें भी कई बार होती है ऐसे। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो चेक करवाया था मैम, उनके मतलब ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है मैम, और जो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप है वो भी बी पॉजिटिव ही है मैम। हम्म। बस मैम फिर एक बार आरएच करवा लीजिए, एल्स फिर जो हमारी है पैथी उस पे सिंपल फॉलो करेंगे तो हो जाता है मैम। पर यस मैम। पहले उनको तो मैम मैम इस बोलिएगा केस कि में 5-6 मंथ्स मेडिसिन लें। ओके मैम। अभी उनको ना त्रिकटु चूर्ण दीजिएगा, त्रिकटु चूर्ण गर्म पानी के साथ आरोग्यवर्धिनी और कृमिकुठार रस दीजिएगा 2 बीडी। मैम त्रिकटु चूर्ण साथ में। त्रिकटु चूर्ण आरोग्यवर्धिनी और ठीक है कृमिकुठार मैम। रस। त्रिकटु चूर्ण 3 दिन का, आरोग्यवर्धिनी 7 दिन की और कृमिकुठार 5 दिन का। ठीक है मैम। तो मैम त्रिकटु चूर्ण की जगह पे हम पंचकोल चूर्ण यूज कर हाँ सकते हैं? दीजिएगा, चलेगा ना, चलेगा। पंचकोला हमारा आम पाचन का उद्देश्य है, आम पाचन करेंगे थोड़ा हल्का, फिर आरोग्यवर्धिनी से स्रोत की शुद्धि होंगी, जो भी थोड़ा अनुलोमन भी होगा, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी सुधर जाएंगी आरोग्यवर्धिनी से, है ना। यस मैम। और तो कृमि मैम कुठार इसके से बाद कृमि की चिकित्सा हो जाएगी, यानी कहीं पर अगर कुछ कृमि है, कुछ लगता है तो वो भी निकल जाएगा। और फिर हम लोग हेलो। इसको, यस यस, इसमें हम लोग फिर बस्ती स्टार्ट कर देते, दशमूल की प्लेन बस्ती और फिर मात्रा बस्ती, ऐसे निरु अनुवासन और फिर मात्रा बस्ती। मैम मैंने मात्रा बस्ती तो दी थी, मतलब आपने बताया था, तो मैंने हाँ, मतलब दशमूल की बस्ती कभी नहीं दी। अरे वो तो और ज्यादा तो इजी है, मैं बताऊंगी आपको, आप इसको स्टार्ट करेगा दशमूल का, मैं पूरा उसको रेसिपी शेयर करती हूँ आपको कैसे करनी है, फिर आप आराम से कर सकते ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, डोंट वरी। मैम। दशमूल की बस्ती कितने दिन देंगे हम? दशमूल और लाइक निरु और अनुवासन, मतलब एक दिन तेल की बस्ती, एक दिन काढ़े की बस्ती। ओके मैम। वो हम लोग पूरा 8 दिन का कोर्स करते हैं, अच्छा होगा मैम इसमें ना, लाइक जैसे रिपोर्ट में पीसीओडी तो दिख रहा है, बाकी तो कुछ खास नहीं दिख रहा है ना, तो इसके लिए 3 भाकरी। ठीक है मैम। 8 दिन के लिए मतलब दशमूल मतलब काढ़े और तेल की बस्ती देंगे, तो इसके बाद मात्रा बस्ती मैम देंगे? काढ़ा और तेल की बस्ती, फिर मात्रा बस्ती और फिर रसायन चिकित्सा। पहले थोड़ा दशमूल से मुझे लगता है ना वात स्थान पर कार्य हो जाना चाहिए एक बार से, और फिर स्पेसिफिक हम लोग मात्रा बस्ती देंगे क्षीरबरा तेल की या सहचर तेल की, तो और इफेक्ट मिलेगा हमें। इस बार कुछ हम ये नहीं करेंगे प्रॉपर। यस मैम। ओके, और कुछ किसी को? मैम तो इसमें दशमूल तेल और काढ़े की बस्ती वो कितने दिन देनी होगी? 8 दिन, मतलब पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, लाइक पूरा 7 योग बस्ती जो होता है ना, 7 से 8 दिन का या 7 दिन का, वो सारा देंगे। ठीक। यस ठीक मैम। है, चलिए। यस मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए आपकी आवाज मेरे तक नहीं हाँ पहुंच रही, मैं दोबारा से सुन लूंगी एक बार रिकॉर्डिंग में।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सुनिएगा, सुनने के लिए तो है ही आपको, मतलब ऑप्शन तो है ही आपको। ठीक है। यस मैम मैम। एक क्वेश्चन आउट ऑफ टॉपिक Yes, ma'am. पूछना था। हाँ बोलिए। मैम जो सूक्ष्म त्रिफला है और त्रिफला गुगुल है, तो फर्क है दोनों में। हाँ, तो उसके इंडिकेशंस कहाँ पे हैं और उसके कहाँ पे, और दोनों को साथ में किस सूक्ष्म कंडीशन में त्रिफला देना है? आयुर्वेद में जैसे कुछ जंतुघ्नता और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी टाइप का इन्फेक्शन है तो सूक्ष्म त्रिफला हम लोग यूज करते हैं। और त्रिफला गुगुल, जहां पर गुगुल की जरूरत है वहां पर हम लोग त्रिफला गुगुल देते हैं, बिकॉज त्रिफला भी रसायन के रूप में होता है। तो त्रिफला गुगुल इज एज पर ओवरऑल रसायन के रूप में हम लोग दे सकते हैं। एंड सूक्ष्म त्रिफला जहां पर आपको कुछ खांसी है, सर्दी है, जहां पर लग रहा है आयुर्वेदिक कुछ एंटीबायोटिक के रूप में कुछ देना है जंतुघ्नता के लिए, तो वहां पर सूक्ष्म त्रिफला दें। तो मैम सूक्ष्म त्रिफला स्किन में या फिर कोल्ड फीवर सब में चलेगा? हाँ हाँ, यस यस, दे सकते हैं, सूक्ष्म त्रिफला वहां पर दे सकते हैं। इवन लाइक आपको पीसीओडी या ऐसे, इसमें भी हम लोग सूक्ष्म त्रिफला का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एकदम मतलब अच्छे से। और सूक्ष्म त्रिफला आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, आंखों के लिए भी दे सकते हैं। ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन है सूक्ष्म त्रिफला एक्चुअली। आप इसको लाइक कई बार तारुण्य पिटिका वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, आज हम लोग देते हैं ना कुछ। ओके, तो मैम लाइक तारुण्य बेटी का ऐसा कुछ रहेगा तो कितने दिन तक देना है? 15 डेज तक दीजिएगा त्रिफला गुगुल। तो फिर पाइल्स, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, अनुलोमन के लिए भी दे सकते हैं। ओके मैम। इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है, रसायन के रूप में दिया जा सकता है। और वात रिलेटेड पेशेंट्स में हम लोग देंगे, वात विकार में ज्यादा त्रिफला गुगुल यूज किया जाता है। मैम अगर और कोई जैसे मृदु कोष्ठी है और अविपत्तिकर से उसका विरेचन करा सकते हैं क्या? किससे? अविपत्तिकर से। हाँ हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। तो मैम कितनी डोज में देंगे वो विरेचन के लिए? इसको हम लोग फिर 1 टीस्पून दीजिएगा, 1 टीस्पून वार्म वाटर के साथ में ना? हाँ हाँ, यस। ओके मैम आंखों के लिए जैसे आपने बताया सूक्ष्म त्रिफला भी यूजफुल होता है, तो मैम त्रिफला चूर्ण आंखों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा या फिर सूक्ष्म त्रिफला? सब दोनों का मतलब एक ही, थोड़ा सा ज्यादा तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा वैसे तो। बस पोटेंसी मैम किसकी ज्यादा हाँ, अच्छी पोटेंसी है? तो सूक्ष्म त्रिफला की ज्यादा होंगी। ओके। पोटेंसी के हिसाब से सूक्ष्म त्रिफला ज्यादा होगा, अच्छा होगा। तो मैम आई साइट के लिए जैसे उन्होंने 3 महीने चलाया था त्रिफला चूर्ण, तो ये क्या आई साइट के लिए त्रिफला चूर्ण की जगह सूक्ष्म त्रिफला 3 महीने तक चला सकते हैं क्या, या कितने दिन तक चलाया जा थोड़ा सकता सा बीच में 8 दिन का गैप दीजिएगा अगर आपको ऐसे लगता होगा सर तो। चूर्ण नहीं दिया मैंने, घृत दिया है सर। है? घृत सॉरी उन्होंने सॉरी, घृत, अच्छा घृत का तो सॉरी। ज्यादा ओके अच्छा घृत है होगा ना सर। सर, स्नेहन का काम होगा ना, तो वो तो ओके बात घृत है अलग सर। होगी ना। हाँ जी, ओके सॉरी यस सॉरी यस, सर। तो अलग हो गया। चूर्ण नहीं दिया सर। चूर्ण से तो रुक्षता आ जाती है ना सर, घृत हाँ हाँ, से वो रुक्षता नुकसान नहीं करेगा। आती है। हाँ, यस यस। सो आई होप कि आज हमने स्टार्ट किया है, अच्छा डिस्कशन हो रहा है, अच्छा लगा। टॉपिक आपने सजेस्ट किया था सभी ने, सपना जी ने खास करके। सो रसायन को लेकर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे कल के सत्र में फिर। और मैं जैसे आज हमने आंखों को लेकर किया, कल हम लोग और अलग ऑर्गन वाइज और डिसीज वाइज भी डिस्कशन करेंगे। और रंजीत जी ठीक आप है स्टार्ट करिएगा ये, ठीक है नीलम जी? ओके मैम। चलिए, नमस्कार सभी को। Yes, हमारे ma'am. फेसबुक के सारे Yes, ma'am. जो Thank भी you, ma'am. व्यक्त हैं उनको भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और आप भी जुड़ते रहिएगा हमारे साथ सभी। तो नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am.